नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर आरआरसी ग्रुप डी का हो या रेलवे एनटीपीसी हो या एसएससी हो या कोई एकेडमिक क्लास हो, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो देखते हैं आज कोशिका। सबसे पहले कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो, इसलिए इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक जीवित एक मृत। तो जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेनहॉक 1665 ईस्वी में, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? जैसे जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेनहॉक 1665 में, मृत कोशिका तो हुआ क्या, वो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने हुक के सहारे से कोशिका को निकाल लिया। तो हुक लगाने से जब निकालते हैं, जैसे हुक देखा होगा, तो हुक लगाने से जब निकालते हैं तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1674 ईस्वी में। उन्होंने देखा था कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं टिश्यू, जिनको कहते हैं ऊतक से मिलके बने होते हैं अंग, और अंग से मिलके बना होता है शरीर। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1674 ईस्वी में। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहे जाते हैं लुवेनहॉक, जिन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की 1665 ईस्वी में। देखते हैं कोशिका के अंग। नंबर 1, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका के अंग होते हैं वो किसी एक बाहरी परत के अंदर ही पाए जाते हैं। तो बाहरी परत इनकी बनी होती है झिल्ली की, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की बाहरी परत में जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। उसके बाद देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको कहते हैं सेल वॉल, जो केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं इनके जो सेल्स होती हैं इनको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग हैं तो अपने शरीर को बचाए रखते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, पेड़ पौधे के पास गए को उनको कैसे भी कोई चीज़ पकड़े हुए हैं उसे खुरच दें या उन पर कोई निशान छोड़ दें, तो उनको सेल की जो होती है उनको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उनके सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है दोनों में, इसकी बाहरी परत में एक सेल वॉल पाई जाती है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो सभी अंग होंगे, अंग अगर ऐसे ही सब, फॉर एग्जांपल जैसे लिया जाए, एक कोई बैग है, बैग में कुछ बर्तन भर लिए जाएं, अगर वैसे उनको हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपस में लड़ेंगे, कुछ वो टूटेंगे फूटेंगे। अगर इसमें कुछ द्रव्य भर दिया जाए तो वो क्या रहेंगे, अपनी अपनी जगह स्थिर रहेंगे, लड़ नहीं पाएंगे, इससे इनका नुकसान होने से बच सकता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है, जिसे जीवन का आधार कहते हैं। इसमें 80% जल पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कोशिका में पाया जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्रक में पाया जाए, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। यहाँ तक क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है, और ये 80% इसमें जल पाया जाता है। और जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसमें एक चलती है क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल, जिसमें 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज से मिलती है हम लोगों को ऊर्जा। तो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह। क्वेश्चन आता है कि बताओ सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसकी खोज की थी अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमैन ने। इसमें कैप साइकिल चलता है, 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे इसे हम
कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदव्य जालिका, ठीक है, प्रदव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल, ये क्या होता है? ये कोशिका को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, कोशिका को अंदर से मजबूती प्रदान करता है तथा इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसको इसमें ना पढ़ के उसमें बताएंगे, राइबोसोम में। इसको हटा देते हैं यहाँ से। स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ क्या होता है? इसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का निर्माण होता है। जो रफ ईआर होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, अब जो इधर देखते हैं गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है? जिससे हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा बनती है, हर एक सेल में, हर एक सेल, क्योंकि बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और हर एक सेल में ऊर्जा बनती है। तो गोल्जी क्या है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय करता क्या है? ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको अगर दौड़ना है तो ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? पैरों को। तो ऊर्जा का परिवहन पूरे शरीर से ले करके वो पैरों में ले जाएगा, जिससे हमको दौड़ने में सहायता मिलती है। या मान लो हाथ से कुछ हथौड़े से ठोकना है तो हमको ज़्यादातर ऊर्जा चाहिए हाथों में, तो पूरी एनर्जी जो सेल्स की होगी लेके कौन जाएगा? वो काम करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, या ऊर्जा का परिवहन करता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये सेल का विभाजन करता है, सेल का डिवीजन। जैसे कि देखा होगा कभी कभी चोट लग जाती है तो हाथों में काला काला हो जाता है, हाथ या पैर कहीं भी, तो वो लेकिन 6-7 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। तो होता क्या है? वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं। जब सेल्स मर जाती हैं तो वहाँ हो जाता है काला काला। तो होता क्या है? जिनकी साइड की सेल होती हैं उसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम पाया। सेंट्रोसोम होता क्या है? सेल को डिवाइड कर देता है, एक सेल को 2 भाग में बांट देता है। जो नई सेल होती है वो मरी हुई सेल की जगह ले लेती है। अगर वो खुद चली जाएगी तो उसका जगह खाली हो जाएगा, तो वो ऐसा ना करके अपनी खुद ही सेल को 2 भागों में डिवाइड कर लेती है। तो एक अपनी जगह रह जाती हैं और एक मरी हुई सेल के जगह पहुंच जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल थी, ये डिवाइड हो गई 2 सेलों में। जो सेल डिवाइड होती है इसको कहते हैं मदर सेल। ये जो 2 बनी है सेल इनको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक, तो होता क्या है? सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। अगर देखा होगा कभी कभी कैंसर हो जाता है तो कैंसर का कारण यही होता है, सेंट्रोसोम अधिक कोशिका बनाने लगता है, अधिक कोशिका का निर्माण हो जाएगा तो इसको कहते हैं कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम ये काम करता है, जिसे देखता है अगर कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर एक पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। इसके अंदर पाया जाएगा जल अपघटक एंजाइम, जो देखता है अगर कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है तो उस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे छिड़क देता है, थोड़ा थोड़ा, तो उस पर क्या होता है? वो अंग मर जाता है। अगर उसने देखा कि पूरी कोशिका काम नहीं कर रही है तो खुद फट जाता है, उसका जो जल अपघटक एंजाइम होता है वो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम इसीलिए ये मार देता है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन आता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। फिर देखते हैं केंद्रक। इसमें राइबोसोम छूट गया, थोड़ा राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S और 80S। S यहाँ पर क्या है? जो S है हमारा, S को कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये कहते हैं S को। 70S, इसमें ऐसे समझ में आ रहा है 70 बड़ा है कि 80? 80 बड़ा है। तो जो 70 होता है ये पाया जाता है छोटे जीवों में जो एक कोशिकीय होते हैं, बहुत छोटे, तो 70S उसमें पाया जाता है, 80S बहुकोशिकों में। प्रोकैरियोटिक इसको कहते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं, जैसे वायरस वगैरह, विषाणु वगैरह, जो छोटे छोटे जो नग्न आंखों से ना देख सकें, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, उसमें पाया जाता है 70S। 80S हम लोगों में पाया जाता है। इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन सेल के कौन से अंग में बनती है, राइबोसोम में, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। फिर आते केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, जैसे कोशिका के सभी अंग हैं, अगर कोशिका को अंगों को चलाए रखने के लिए एक दिमाग की भी तो आवश्यकता होगी कि किसको किस तरीके से काम कराया जाए, तो उसका काम करता है केंद्रक, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का काम होता है कि कोशिका के अंगों को सही तरीके से चलाए रखना, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये इसलिए लिख लिए हैं हेडिंग, जैसे कि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो करके इसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसका काम होता है कोशिका के अंगों को सही तरीके से चलाए रखना, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब आ जाए रसघानी। रसघानी क्या होता है, वेकल्स। इसका काम ये होता है कि जल को संचित रखना, जल को अपने पास इकट्ठित रखना। तो हमारी जो ये रसघानी होती है, रसघानी में अगर 1% की कमी होगी तो हमें प्यास लगती है, अगर इसमें 10% की कमी हो गई तो हमारी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? अगर 1% की कमी तो प्यास लगती है, अगर 10% की कमी तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये किसमें, रसघानी में। तो रसघानी क्या करता है, जल को संचित रखता है। लवक। अब आते हैं लवक, प्लास्टिड। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, जैसे कि पत्तियों और उसमें पाया जाता है, तने वगैरह में। ये क्या करता है, हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। ठीक, और अवर्णित लवक का काम होता है कि जैसे होता है कि ये ज़्यादा भोजन का निर्माण कर लेते हैं तो कहीं पर इनका संग्रह भी तो किया जाएगा, इकट्ठा तो किया जाएगा। तो हरित लवक जो होता है भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक ये भोजन को इकट्ठा करके रखता है। वर्णित लवक का काम होता है रंग प्रदान करना, जैसे कि गाजर का रंग और पत्तियों का रंग और किसका, चुकंदर का रंग, इन सब का रंग कौन करता है, वर्णित लवक का काम होता है। यह केवल रंग प्रदान करता है। तो हरित लवक भोजन का निर्माण, अवर्णित लवक भोजन का संग्रह, वर्णित लवक रंग प्रदान करना। और राइबोसोम हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। 70S 80S 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम, 80S। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय होते हैं, और 80S पाया जाता है बहुकोशिकीय में। ये था कोशिका के बारे में कि कोशिका के बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने इतना रिवीजन कर लिया तो इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम जिसको कहते हैं गुणसूत्र। ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं 46 या 23 जोड़ी, मेल में भी 46, फीमेल में भी 46। तो इसमें आ गया इतना टॉपिक तो बता दे रहा हूँ, वरना जब गुणसूत्र का वो पढ़ाएंगे सेल डिवीज़न, उसमें पढ़ा देंगे कि सेल ये डिवाइड कैसे होते हैं। इसमें यही देख लीजिए कि गुणसूत्र क्रोमोसोम 46 होते हैं या 23 जोड़े में बताया जाए, और इनकी खोज की थी वर्ल्डेयर ने। इसमें इतना ही कि मेल में 46 होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं। आगे चलते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए की खोज की थी कार्लसबर्ग ने। जैसे कुछ लोग कहते हैं वाटसन एंड क्रिक ने की, नहीं, वाटसन और क्रिक ने इनका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए ऐसे पाया जाता ना, ये वाला, ये डबल हेलिक्स मॉडल, ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है फॉस्फोरस। कौन सा तत्व, फॉस्फोरस। पूछ लेते हैं कि डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है नाइट्रोजन बेस। और डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें एक पाया जाता है एटीजीसी, से नाम याद रखो नाइट्रोजन बेस का, एटीजीसी, एडिनो
एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसमें क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। होता क्या है, अगर थाइमिन को हटा के हम यूरेसिल लगा दें तो इसको आरएनए, ये आरएनए का पूरा बन जाता है। देखो टी को हटा करके यू लगा दें, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया। डीएनए की खोज कार्लसबर्ग, संरचना वाटसन एंड क्रिक ने की। कौन सा तत्व, फॉस्फोरस। कौन सा बेस, नाइट्रोजन बेस। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसपोर्टेशन आरएनए और आर को कहते हैं राइबोसोम आरएनए। एमआरएनए का काम क्या होता है, मैसेंजर, ऐसे ही समय मैसेज तो होता है हमारे शरीर में कुछ एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जैसे कि 20। तो होता क्या है, इसमें 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से पाए जाते हैं। एमिनो एसिड 10 पहले से पाए जाते हैं, 10 जो हम लेते हैं वो भोजन से लेते हैं। जो भोजन हम करते हैं उससे 10 एमिनो एसिड मिलते हैं। जब भोजन पेट में जाता है तो होता क्या है, जो एमआरएनए होता है वो भोजन में देखता है कि कौन से हमारे काम के हैं एमिनो एसिड, जो हमारे पास पहले से हैं उनको छोड़ देता है और जो हमको आवश्यकता होती है उसको ले लेता है। और राइबोसोम क्या करता है, उन्हीं एमिनो एसिड को मिला करके प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर मैसेंजर आरएनए, जैसे कि कोई भी एमिनो एसिड मिला उसको ढूंढ के उसको लेकर के राइबोसोम आरएनए को देने जाएगा, तब तक तो कुछ बहुत निकल जाएंगे उसमें से जो इनको चाहिए होगा। तो करता क्या है, ये इनको बुलाता है टीआरएनए को, अच्छा आइए इधर कि इसमें से देखिए हम ये ढूंढ के रखे हैं, आप ले जाइए, दे के आइए इनको। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ढूंढ लेते हैं एमिनो एसिड जो 10 हमको चाहिए होते हैं, 10 तो पहले से होते हैं। तो 10 ढूंढने का काम कौन करता है, आरएनए। इनको ले जाने का काम कौन करता है, टीआरएनए, ट्रांसपोर्टेशन वाला, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर। आरआरएनए, राइबोसोम, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आरएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम एमिनो एसिड को ढूंढ के निकालना, टीआरएनए का काम इनको ले जाके आरआरएनए को देना, आरआरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या था कि थाइमिन को हटा करके यूरेसिल लगा लें तो डीएनए से आरएनए कैसे बना, यूरेसिल, थाइमिन को हटा करके यूरेसिल लगा करके। तो डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर डीएनए बना रहे हैं तो रेप्लिकेशन। अगर आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आसूत्री का क्या होता है, इसमें एक ही सेल जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अगर ये सेल है कोई पूरी, ये बीच से दब जाती है, धीरे धीरे दब करके ये आपस में अलग हो जाती है यहाँ से, तो ये 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये केवल होती है प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वहाँ पर होती है, जहाँ पर एक कोशिका का ही विभाजन होता है कि वो 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, आसूत्री में एक कोशिका, ऐसे समझ में, आसूत्री एक। समसूत्री, तो समसूत्री वहाँ पर होता है कि जितनी कोशिकाएं मर जाएं उनके जगह पर उतनी कोशिकाएं बने। जैसे कि मान लो कभी कभी देखो दरवाजे में हाथ फंस जाता है या अंगूठा फंस जाता है, वहाँ काला काला हो जाता है, मान लो वहाँ पे 100 कोशिकाएं मर गई। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जितनी कोशिकाएं मरी हैं उतनी ही कोशिकाएं बनती हैं। जैसे 100 कोशिकाएं मरी और 100 कोशिकाएं बन गई, ठीक है, वो उसमें होता है समसूत्री विभाजन। अब आ जाएं अर्धसूत्री विभाजन में। यहाँ क्या होता है, जैसे कि मान लो 100 कोशिकाएं हैं, वहाँ पे 50 ही बने। तो ऐसा भी हमारे शरीर में कहीं भी होता है कि जितनी कोशिकाएं होती हैं उसकी आधी की ही ज़रूरत होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में कैसे, देखिए मेल में 46 गुणसूत्र, फीमेल में भी। तो इसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होते ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं 44 होते हैं, ओलोसोम होते हैं 2। मेल में XY,
फीमेल में XX, बाकी 44 और 2 सेम ही रहते हैं। होता क्या है, इनके आधे मिलकर के 22, इनके भी आधे मिलकर के 22, 44। ये क्या करते हैं, ये शरीर की संरचना में, निर्माण में बहुत मदद करते हैं। शरीर का निर्माण इन्हीं की वजह से होता है। देखा होगा मेल फीमेल में कुछ बहुत जो शरीर होता है सेम रहता है, जैसे हाथ पैर, ठीक है, लंग्स वगैरह, कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती है, वो किसके, ऑलोसोम के वजह से। ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करती हैं। अगर XX हुआ तो लड़का, XY तो लड़की, ये होता है। तो इस यहाँ से देखो 22 22 मिलके 44 और एक एक इनसे मिलकर के 2, 44 2 46। मेल के भी टोटल 46, फीमेल के भी 46। अगर दोनों मिल जाते तो 92 हो जाते, तो दुगना हो जाते। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, आधे आधे। तो 44 2 46, जो बच्चा होगा उसमें भी गुणसूत्र पाए जाएंगे 46, ठीक है। और अगर इसमें एक भी गुणसूत्र इधर से उधर हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या, उसको कहते हैं सिंड्रोम, उसको कहते हैं सिंड्रोम। जैसे कि मान लो अगर एक गुणसूत्र कम हो गया 45 गुणसूत्र, तो यह केवल फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में, जिससे इनका शरीर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे उनको क्या होता है, जैसे कहते हैं बांझपन आ जाना, कि उनसे बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके हो जाता है 45 गुणसूत्र। अब आ जाओ क्लीनीफिल्टर 47। इसमें क्या होता है, क्लीनीफिल्टर में एक ज़्यादा हो जाता है, इसमें पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्लीनीफिल्टर में ये पुरुष में होता है। फिर आ जाओ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं। ये मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि देखा होगा किसी किसी के कुबर निकल जाता है, या 6 उंगलियां हो जाती हैं, 6 आंगुर जिसको बोलते हैं, तो ये इनके वजह से होता है। पटाओ सिंड्रोम, इसमें भी 47 होते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे कि कभी कभी देखा हो किसी को होंठ यहाँ से फटा होता है बीच से, तो वो होता है पटाओ सिंड्रोम के वजह से। तो क्या देखा गया, सिंड्रोम। सिंड्रोम अगर गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी हुई तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो महिलाओं में होता है, जो बांझपन का कारण होता है। क्लीनीफिल्टर 47 सिंड्रोम, ये पुरुषों में होता है, नपुंसक का कारण। डाउन सिंड्रोम 47 ही होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा अंग आ जाता है, जैसे कि कुबर निकलना या 6 अंग हो जाना या कुछ भी एक्स्ट्रा। जैसे शंकर जी का देखा होगा 3 आँख, तो उनका यही सिंड्रोम था। ये एक एग्जाम्पल के लेकर के बताएं इसको, और कुछ दूसरी वे में ना लेना। पटाओ सिंड्रोम 47, ये होता है जैसे कि ओंठ किसी का बीच से फट जाता है, तो ये होता है पटाओ सिंड्रोम। तो आज की क्लास में क्या पढ़े, सेल, कोशिका के अंग, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं और किसने खोज की, डीएनए और आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इतना पढ़ा और सेल डिवीजन भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेंगे ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका और ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका। तो ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, या कहीं नोट कर लीजिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जो शुक्राणु जो मेल में पाया जाता है, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो अंडाणु जिसको ओवम कहते हैं, ये फीमेल में पाया जाता है। और एक होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। बड़ी और लंबी में डिफरेंट है, जैसे कि देखिए इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि ये हो गया बड़ा कोई चीज़, इसको कहेंगे बड़ा। लंबे का मतलब ये हुआ जैसे ऐसे लंबा, लंबाई में जो केवल लेंथ देखते हैं, बड़े में लंबाई चौड़ाई दोनों को देखते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसको कहते हैं अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है। लंबी कोशिका ये होती न्यूरॉन, जो मस्तिष्क की कोशिका है, न्यूरॉन। जैसे कहते हैं मस्तिष्क का कोई बीमार होता है, इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाइए, तो न्यूरॉन होती है सबसे
लंबी कोशिका। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।